हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो हम देख रहे हैं टेस्ट नंबर 1 उसकी क्वेश्चन नंबर 81 से 100 नंबर तक देखेंगे। इससे पहले हम इसकी कंप्लीट देख चुके हैं 80 तक, ठीक है, और टेस्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 देख चुके हैं। आज ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी पीडीएफ भी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और इसके बाद कौन सा टेस्ट नंबर 11 या टेस्ट नंबर 2 कौन सा स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया तो अभी जो हम लोग का इधर टेस्ट नंबर 2, 3, 4 बचा हुआ है, तो इसका टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करें या टेस्ट नंबर 11, ठीक है, कौन सा स्टार्ट करें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर 2 बोलिएगा तो 2 स्टार्ट करेंगे और 11 बोलिएगा तो टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट किया कीजिए कौन सा स्टार्ट करेंगे उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी 81 नंबर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में अस्तित्व में आया, सही है। ये कब अस्तित्व में आया था? 1949 में, तो ये सही है। इसमें ग्रीस और तुर्की वर्ष 1952, ठीक है, 1952 और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी पश्चिम जर्मनी वर्ष 1955 में शामिल हुआ, तो ये भी सही है। ये दोनों कथन क्या है, सही है। वर्सा पैक्ट पर 6 पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए, नहीं 6 पूर्वी यूरोपीय देशों में नहीं, इसमें जो है सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ जो रूस है उसको पहले सोवियत संघ बोला जाता था, उसके साथ फिर और 6 देश मिलकर क्या है वर्षा में एक पैक्ट बनाया, एक समझौता में, तो ये क्या होगा, यूरोपीय नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसमें से बोला गया है उपयुक्त में से कौन से सही है बोल रहा है, तो कथन 3 हम लोग का गलत है और 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 और 2। व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा इसका व्याख्या, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा वर्ष 1949 में स्थापित एक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में 30 सदस्य देश शामिल हैं। देख लीजिए ये कब स्टार्ट किया गया था, 1949 में, और ये क्यों स्थापित किया गया था, सोवियत संघ के खिलाफ में, ठीक है, एक समूह सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है, 30 है। इसमें ग्रीस और तुर्की 1952, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ये 1955 में जुड़ा, ठीक है, स्पेन वर्ष 1982 में, और एक दशक बाद 1999 में यूएसएसआर, ठीक है, विघटन के बाद चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड शामिल हुए। अतः कथन 2 क्या है, सही है। यहाँ पे बाकी देख सकते हैं कौन कौन सा देश कब कब यहाँ शामिल हुए, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं वर्ष 1955 में सोवियत संघ ने 7 पूर्वी यूरोपीय देशों पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी और रोमानिया ने के साथ अपनी सामूहिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे वर्षा संधि के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए कथन 3 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसमें जो है कौन सा, जो सोवियत संघ ने 7 पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक संधि किया था और हस्ताक्षर किए थे, तो इस प्रकार ये कथन नंबर 3 गलत हो जा रहा है। आगे देखिए हम 82 नंबर। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष स्वायत्त संस्थान है। तो ये जो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं, ये क्या है, नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक, मंत्रालय द्वारा, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। कथन 2 या अनुसंधान एवं विकास और घटक परीक्षण और प्रमाणन क्षमता, निर्माण और उत्पादकों के अनुप्रयोग तथा उनके विकास हेतु अधिदेशित है, तो ये सही है, ठीक है। कथन 2 केवल सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी केवल, ठीक है, 2। व्याख्या इसका हम लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE या एक स्वायत्त विशेष संस्थान है जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही नहीं है। बाकी इसमें पढ़ लीजिएगा और जो है, ठीक है, अच्छा ये देख लीजिए
NISE अनुसंधान और विकास सौर घटक परीक्षण और प्रमाणन क्षमता निर्माण और सौर उत्पादों के अनुप्रयोग एवं उनके विकास हेतु अध्ययसित है। इसलिए कथन 2 क्या आ रहा है, सही हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या क्या है यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजना को शुरू करने और या प्रयोजित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करना, परीक्षण प्रमाणन विनिर्देश के विकास और मानकों के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करना। बाकी इसमें देख लीजिएगा इसका क्या क्या उद्देश्य है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखें हम 83 नंबर, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं। उदारवाद के संबंध में बताना है। यह सभी कृत्रिम दबावों के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है, तो ये सही है। यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। देख लीजिए, विस्तार नहीं करता, सीमित करता है, इसलिए यही गलत हो जा रहा है। ये क्या करता है, जो उदारवाद होता है वो क्या करता है, राज्य की जो भूमिका और कार्य होता है उसको क्या करता है, सीमित करता है, विस्तार नहीं करता, सीमित करता है। इसलिए बी नंबर ही गलत होगी और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी नंबर था आर्थिक क्षेत्र में या मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है, तो ये भी सही है। या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो आंसर हो जाएगा, मतलब गलत कौन सा है, बी, ठीक है। ये क्या करता है, राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार नहीं करता है, क्या करता है, सीमित करता है, उदारवाद, ठीक है। इसलिए कथन नंबर बी क्या हो रहा है आप लोग का, गलत है। आगे बढ़ें, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से। परमाणु अप्रसार संधि NPT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, सही है। NPT का उद्देश्य क्या है, यानी कि परमाणु प्रसार संधि का उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, सही है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है, ये भी सही है। एकमात्र देश उत्तर कोरिया से बाहर होने वाला है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक। 84 हम लोग व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये रहा 84। परमाणु अप्रसार संधि NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियारों प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और संपूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। अतः कथन 1 सही है। कथन 1 क्या है, सही है। इस संधि को वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए रखा गया और वर्ष 1970 से प्रभाव में आई। वर्तमान में इसके 91 हस्ताक्षरकर्ता सदस्य है, जिसमें से 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसे देश है जिसे परमाणु हथियार विकसित करने और फिर अपने परमाणु शस्त्रागार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जाना जाता है। इस संधि के बाहर होने वाला उत्तर कोरिया एकमात्र देश है, अतः कथन 2 सही है। बाकी इसमें और इससे जो रिलेटेड है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। एट्टी 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व आर्थिक मंच, तो इसका जो विश्व जोखिम रिपोर्ट कौन ये करता है, प्रकाशित करता है, तो विश्व आर्थिक मंच करता है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का। तो ये रहा 85, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। विश्व जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। हम देखते हैं आप 86 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन ASEAN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियाना को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था, सही है। आसियाना को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियाना क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों, ठीक है। 86 व्याख्या देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, ठीक है। लोग देख लीजिएगा इसको, ये देख लीजिए, ठीक है, देख सकते हैं। कथन 2 सही है, ठीक है।
आगे आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 87 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC, ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1995 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तो ये सही है, ठीक है। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। मॉरिशस सार्क का पर्यवेक्षक है, ये सही है, ठीक है। मॉरिशस जो है सार्क का पर्यवेक्षक है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। 87 का डी। तो ये रहा 87 की व्याख्या। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई, इसलिए कथन एक क्या है? सही है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका डिटेल। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं: भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वर्तमान में सार्क 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश है: ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है? सही हो रहा है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह 1993 के प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बाद वर्ष 2006 में प्रभाव में आई। सप्ताह के हस्ताक्षरकर्ता देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसलिए कथन 3 क्या है? सही हो गया, ठीक है। 87 देखे थे शायद ना, अब देखेंगे हम 88। हाँ 87 था, अब हम देखेंगे 88 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है, ये सही है। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, ठीक है, जो होता है परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है, सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री GST की परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री क्या होता है? GST परिषद का अध्यक्ष होता है। GST परिषद की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होता है, नहीं प्रत्येक माह नहीं, प्रत्येक 3 माह में कम से कम क्या होता है? एक बैठक होता है। इसलिए कथन 3 क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। कौन सा सही है बोला है? तो 1 और 2 सही हो रहा है, इसलिए A नंबर हो जाएगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। ये बिना करंट के मतलब बैटरी, ठीक है, क्षारीय बैटरी की सहायता से भी इसको संचालित किया जा सकता है, तो ये सही है। पहली बार EVM का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था, ये भी सही है। गोवा विधानसभा चुनाव में 1999 में पहली बार किया गया था, इसलिए ये भी सही है। तो इसका दोनों कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? तो दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? C नंबर, ठीक है, C नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नेता और पार्टी S.A. डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सही है। S.A. डांगे क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, ठीक है। मतलब S.A. डांगे क्या है? कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य थे, तो ये सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी, ये भी सही है। मीनू मसानी सोशलिस्ट पार्टी, नहीं ये सोशलिस्ट पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस, ठीक है, पुराने कांग्रेस यानी कि पहले। अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के ये थे, ठीक है। तो कथन क्या है? 1 और 2 सही हो रहा है, 3 4 गलत है। उपयुक्त में से कितने युग्म सही है? तो 2 युग्म सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B। व्याख्या इसकी देख लीजिएगा डिटेल में। 91 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यास का नाम और संबंधित देश संप्रीत भारत बांग्लादेश, सही है। संप्रीत जो हो रहा है, ठीक है, अभ्यास वो क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है। उसके बाद है नोमेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, ये भी सही है। इंद्र भारत रूस, शक्ति भारत और फ्रांस, तो सब का सब सही है, ठीक है। तो उपयुक्त इनसे कौन सा युग्म सही है? तो सभी सही है, इसलिए सभी चारों युग्म यानी कि D इसका आंसर हो जाएगा। 92 देखते हैं। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, सही है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऐसे है। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता थी। भारी उद्योग नहीं, कृषि, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि
कृषि जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। क्या? कृषि। इसलिए कथन 2 गलत हो गया और कथन 1 सही है। तो कौन सा गलत है बोला है? तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 93 देखें, हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोन्याक जनजाति से रिलेटेड आया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है, असम में भी है, तीनों राज्य में। ठीक है, कोन्याक जनजाति है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, यानी कि डी नंबर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जीएसटी से रिलेटेड, ये आप लोग देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, 93 ईवीएम मशीन से रिलेटेड। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें 90 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड आया था। 1 नंबर देख लीजिए, सही सम्मिलित है, 2 सही है। ठीक है, 3 गलत क्यों हो, मतलब 4 गलत है। SM जोशी, ठीक है, भारत के समाजवादी पार्टी से थे, किससे थे? समाजवादी पार्टी से थे, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं मीनू मसानी, ठीक है, ये कांग्रेसी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से थे, इसलिए ये भी मिलान नहीं है। यहाँ पे बाकी आप देख लीजिएगा इसका PDF से। 93 देख सकते हैं, कोन्याक जनजाति माना जाता है कि कोन्याक शब्द बोआहो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शीर, और न्याक, शेर और न्याक का अर्थ है काला। इसका अनुवाद काले बालों वाला पुरुष है। उन्हें 2 समूह में बांटा जा सकता है, थेंडू, ठीक है, थेंडू जिसका अर्थ है टैटू वाला चेहरा, और थेंथो जिसका अर्थ है सफ़ेद चेहरा। कोन्याक निवास स्थान नागालैंड का मोन जिला, नागालैंड का मोन जिला, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, लांगडिंग और चांगलांग जिला है। असम का शिव सागर जिला, ये म्यांमार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उन्हें बांचो के रूप में जाना जाता है। बांचो कोन्याक का पर्यायवाची शब्द है, अतः विकल्प जी सही है, सभी के सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम 94। तो ये देख सकते हैं 94, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल संसाधनों में केज एक्वाकल्चर तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो झील में किया जा सकता है केज एक्वा प्रयोग। ठीक है, केज एक्वाकल्चर का तकनीक झील में किया जा सकता है, जलाशय में भी किया जा सकता है, तालाब में भी, जलधारा में भी, नदी में भी, सभी में किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी 1 2 3 4 5, यानी कि डी नंबर। देखिए चिपको आंदोलन से आ गया। ठीक है, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। सही है, यह अहिंसक आंदोलन था जिसमें लोग क्या करते थे? वृक्ष से चिपक के वृक्ष को कटने से बचाते थे। यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित है। ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देख लीजिए केज एक्वाकल्चर। ठीक है, केज एक्वाकल्चर के तहत मौजूद जल संसाधनों के भीतर ही मत्स्य पालन शामिल होता है, जबकि यह एक केज या पिंजरे के माध्यम से संलग्न होता है, जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। यह एक जल कृषि उत्पादन प्रणाली है जो फ्लोटिंग फ्रेम जाल और मूरिंग सिस्टम, जिसे रस्सी, बोया, लंगर आदि के साथ, ठीक है, बनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ने और पालने के लिए एक गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जलाशय शामिल होता है, और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़े हम चिपको आंदोलन से रिलेटेड, ये आप लोग देख लीजिएगा PDF से। 96, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने दैभाग की व्याख्या की थी? किसने दैभाग की व्याख्या की थी? विज्ञानेश्वर, जिमुतवाहन, कालिदास या अशोघस? तो किसने की थी? विधि शास्त्र ने दैभाग। ठीक है, दैभाग की व्याख्या जो की थी, क्या था? जिमुतवाहन। ठीक है, जिमुतवाहन ने। 96 यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कानूनी की प्राचीन शाखाएं 2 प्रकार की थी, जो 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू कानून के संहिताबद्ध किए जाने से पहले से अस्तित्व में थी इस प्रकार। ठीक है, मितक्षरा शाखा, दयाभाग शाखा अथवा बंगाल शाखा। तो ये देख सकते हैं क्या क्या शाखा थे इसकी। ठीक है, और आगे यहाँ पे ये देख सकते हैं मितक्षरा विधि शाखा और दयाभाग। ठीक है, दयाभाग विधि। ठीक है, तो दयाभाग विधि आया हुआ था, तो यहाँ पे दयाभाग विधि का ये आप देख लीजिए। दयाभाग पद जिमुतवाहन द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? जिमुतवाहन के द्वारा लिखी गई थी। समान नाम की पुस्तक से लिया गया।
तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका PDF से। इधर देख लीजिए, मितक्षरा विधि, मितक्षरा पद की उत्पत्ति याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक टीका के नाम से हुई। तो ये आप पूरी इसकी PDF से पूरा पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है, जो डिटेल है। हम आगे बढ़ते हैं। हम 97 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। भारत, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, कतर, अफगानिस्तान। उपयुक्त देशों में से कौन ईरान के साथ सीमा साझा करता है? तो देख लीजिए, ईरान के साथ जो साझा करता है वो क्या करता है? तुर्कमेनिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है, अफगानिस्तान करता है। यानी कि 2, 3, 5 होना चाहिए। 2, 3, 5 डी है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईरान के साथ, ठीक है। तो ये रहा ईरान, और ईरान के साथ यहाँ पे देख सकते हैं इराक यहाँ पे साझा कर रहा है। इधर तो कैस्पियन सागर हो गया, सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ईरान से, ये ऊपर में क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे देख सकते हैं ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये तीनों क्या है? साझा करता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो गया? 2, 3, 5 यानी कि 2, 3, 5 यानी कि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 98 नंबर की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण उपयुक्त में से किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो ये चारों के चारों से संबंधित है, ठीक है, चारों के चारों से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी चारों हो जाएगा। इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा व्याख्या में। आगे देखें हम 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा रत्न संभाव के प्रतीक थे। नहीं, दलाई लामा रत्न संभाव के प्रतीक नहीं थे, ये गलत हो रहा है। महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर अनंत करुणा और दया के बोधिसत्व है। तो महायान बौद्ध धर्म में क्या है? अवलोकितेश्वर अनंत करुणा और दया का बोधिसत्व है। तो ये क्या है? सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही पूछा गया है? तो केवल और केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देख सकते हैं 99 की। ये 98 का आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। 98 का ये रहा, तो आप इसकी 98 के ये देख लीजिएगा इसकी डिटेल। 99 तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा को अवलोकितेश्वर या चेन रेजिंग के प्रतीक, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में माना जाता है। इसलिए कथन एक जो है सही नहीं है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित बोधिसत्व साकार प्राणी है, जिन्होंने सभी जीवित प्राणियों की मदद करने के लिए दुनिया में पुनर्जन्म लेने की शपथ ली है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में अवलोकितेश्वर को अनंत करुणा और दया का बोधिसत्व आगामी बुद्ध माना जाता है। ये संभवतः बौद्ध आख्यानों में सबसे लोकप्रिय है। अतः कथन 2 क्या है? सही है। आगे बढ़े हम 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी, कोल एस में उपयुक्त में से कौन सी भारी धातुएं पाई जाती है? कोल एस में कौन सी भारी धातुएं पाई जाती है? तो इसमें देख लीजिए आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम और मरकरी, ये सभी के सभी क्या होता है? कोल एस उपयुक्त में कौन से भारी? तो ये सभी के सभी धातु पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज, टॉपर्स कॉपी की वीडियो, ठीक है, एनसीईआरटी की वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और कौन सा टेस्ट सीरीज इसके बाद लाया जाए वो आप लोग कमेंट करके बताइए। टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट किया जाए या टेस्ट नंबर 11 या विजन आईएएस की टेस्ट स्टार्ट किया जाए? आप लोग कौन सा टेस्ट ये किया जाए बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो उसी को लेके आऊँगा मैं। ये देख लीजिए कोल एस, ठीक है। 100 नंबर का व्याख्या आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोल एस में शामिल होते हैं, देख लीजिए, आर्सेनिक,
हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, मरकरी, लेड, सेलेनियम। ठीक है, तो ये सब था। तो आप लोग अवश्य बताइएगा कमेंट करके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।